दोपहर की चिलचिलाती धूप खिड़की के पर्दों को चीर कर अंदर आ रही थी। आंचल देवी अपने हाथों में कुछ पुरानी तस्वीर और बायोडाटा लिए सोफे पर बैठी थी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी चिंता की गवाही दे रही थी। मयंक ऑफिस से थक कर लौटा था और आरती चुपचाप पानी का गिलास मेज पर रख देती है। बेटा मयंक, समझ नहीं आता क्या होगा। आज फिर एक और जगह बात की थी, पर सब के सब जैसे कसाई बन गए हैं। आरती इतनी पढ़ी लिखी और सुशील है, पर सबको बस मोटा दहेज चाहिए। माँ रहने दो ना, क्यों परेशान होती हो? मुझे शादी नहीं करनी। मैं यहीं आप दोनों के साथ खुश हूँ। कम से कम यहाँ मुझे कोई बोझ तो नहीं समझेगा। पागल मत बन आरती। बाबूजी के जाने के बाद तू और माँ ही तो मेरी दुनिया है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे एक अच्छे घर में विदा करूं। बस थोड़ी तंगी चल रही है, पर विश्वास रख, कोई ना कोई ऐसा तो जरूर होगा जो दहेज नहीं, इंसान की कद्र करेगा। पता नहीं बेटा, आज का समाज कितना पीछे चला गया है। मेरी बेटी हीरा है, पर जौहरी ही नहीं मिल रहा। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गए। उम्मीद की लौ मध्यम पड़ने लगी थी। तभी एक दिन दरवाजे पर एक आलीशान गाड़ी आकर रुकती है। सूट बूट में सजे धनंजय, जो शहर के जाने माने उद्योगपति थे, मयंक के दरवाजे पर खड़े थे। नमस्ते आंचल जी, मैं धनंजय हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं अपने घर की लक्ष्मी का हाथ आपके बेटे मयंक के लिए मांगने आया हूँ। पर भाई साहब, हमें तो पहले अपनी बेटी आरती की शादी करवानी है। बेटे की शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मयंक की शादी मेरी बेटी से तय कर दीजिए। आरती बिटिया की पूरी जिम्मेदारी मेरी। जितना दहेज, जो भी खर्च आएगा, जो भी होगा, सब कुछ मैं उठाऊंगा। ये तो चमत्कार जैसा है माँ। आखिर किसी ने तो हमारी स्थिति समझी। तय कार्यक्रम के अनुसार मयंक धनंजय के महल जैसे घर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात नीलम से हुई। नीलम की सादगी और उसकी आंखों की चमक ने मयंक का दिल जीत लिया। दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो गया। शादी की तारीख पक्की हुई। शादी से कुछ दिन पहले धनंजय ने आंचल को बुलाया। ये लीजिए आंचल जी, 5 लाख रुपए आरती की शादी की तैयारियों के लिए। नहीं भाई साहब, हम दहेज के खिलाफ हैं। हम ऐसे पैसे नहीं ले सकते। अरे इसे दहेज मत मानिए, ये तो आरती बिटिया के लिए एक मौसा का प्यार है। उसकी भी तो आगे गृहस्थी बसानी है। शादी का दिन आ गया। मंडप सजा था, लेकिन भीड़ बहुत कम थी। सिर्फ धनंजय के कुछ खास लोग। जैसे ही पंडित जी ने कन्या को बुलाने के लिए कहा, मयंक की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने से सिर्फ नीलम नहीं, बल्कि उसके साथ 2 और युवतियां, बड़ी बहन गरिमा और छोटी नेहा भी दुल्हन के लिबास में चली आ रही थी। तीनों मयंक के बगल में आकर बैठ गई। ये क्या मजाक है धनंजय जी? ये तीनों दुल्हन बनकर क्यों बैठी है? भाई साहब, ये कैसी मर्यादा है? हमने सिर्फ नीलम का रिश्ता मांगा था। ये कोई मजाक नहीं, कड़वा सच है। मेरी बेटियों की कुंडली में दोष है। हमारे कुल में सदियों से यह अभिशाप चला आ रहा है कि घर की सभी बेटियों का एक ही पति होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका सुहाग उजड़ जाएगा। मेरी तीनों बेटियां अब तुम्हारी पत्नी हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये तो अन्याय है। सोच लो मयंक, अगर शादी तोड़ी तो 5 लाख रुपए सूद समेत वापस लूंगा तुमसे, और तुम्हारी बहन आरती की शादी कहीं नहीं होने दूंगा। अपनी माँ के गिरते आंसू देखो और फैसला करो। मयंक बेबस था। अपनी बहन के भविष्य की खातिर उसने अपना सिर झुका लिया। मंत्र पढ़े गए। एक ही मंडप में मयंक की शादी गरिमा, नीलम और नेहा से हो गई। जब मयंक तीनों बहुओं के साथ घर पहुंचा तो आंचल और आरती का चेहरा उतर गया। गृह प्रवेश की रस्म तो हो गई थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। रात होते ही असली झगड़ा शुरू हो गया। मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मयंक के कमरे में आज की रात मेरा हक है। तुम दोनों बाहर सो जाओ। बड़ी होने से क्या होता है? मयंक को जवान और खूबसूरत पत्नी चाहिए, जो मैं हूँ। ए बुढ़िया गरिमा, पीछे हट। क्या कहा तूने? तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। कल की छोकरी, अपनी औकात में रह, वरना यही चोटी पकड़कर नचा दूंगी। दीदी शांत हो जाइए। तू तो चुप ही रह नीलम, बड़ी आई शरीफ बनने वाली। तू ही तो मयंक को फंसा कर बैठी थी। गालियों और ताने हवा में तैर रहे थे। तभी आरती बीच बचाव करने आई। भाभियों बस कीजिए, मयंक भैया कोई खिलौना नहीं है। चलिए, मैं 3 पर्चियां बनाती हूँ। जिसकी पर्ची निकलेगी, आज की रात मयंक भैया उसके साथ होंगे। पर्ची डाली गई और किस्मत में नीलम का नाम निकला। गरिमा और नेहा जल भुन कर रह गई। कमरे के अंदर मयंक ने नीलम का हाथ पकड़ा। नीलम, मुझे माफ करना। शादी तो मैंने तुमसे ही की थी और पसंद भी तुम ही थी, पर ये सब। मैं जानती हूँ मयंक, मैं अपनी बहनों की आदत जानती हूँ। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। सुबह की पहली किरण के साथ ही मयंक के घर में पक्षियों की चहचहाहट नहीं, बल्कि बर्तन के पटकने की आवाज गूंजने लगी। रसोई घर अब रसोई नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्र बन चुका था।
तीनों बहुएं गरिमा, नीलम और नेहा एक दूसरे को ऐसे देख रही थी जैसे सरहद पर दो दुश्मन सेनाएं खड़ी हो। ओए नेहा, ये तवा इधर खिसका। मयंक के लिए गर्मा गर्म पराठे मैं बनाऊंगी। उसे मेरे हाथ के मक्खन वाले पराठे ही पसंद आएंगे, समझी? पराठे? दीदी अपनी उम्र देखिए और मयंक की पसंद। उन्हें डाइट का ख्याल रहता है। मैं उनके लिए पनीर सैंडविच बना रही हूँ। आप अपनी ये तेल चुपड़ी रोटियां अपने पास ही रखिए, वरना मयंक का पेट खराब हो जाएगा। दीदी, मयंक जी ने रात को कहा था कि उन्हें सादी खिचड़ी खानी है। चुप कर तू, बढ़िया ही सादी खिचड़ी वाली। जब से तू इस घर में आई है, मयंक को बीमार घोषित करने पर तुली है। क्या चाहती है? उसे कमजोर कर दे ताकि वो बस तेरे पल्लू से बंधा रहे। सही कहा गरिमा दीदी, ये नीलम तो बस सती सावित्री बनने का नाटक करती है। ओए नीलम, सुन ले, मयंक मेरा पति पहले है, तेरा बाद में। पर शादी तो हम तीनों की एक साथ हुई थी ना। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, कुलक्षणी कहीं की। जुबान ज्यादा चलने लगी है तेरी। रुक, अभी तेरा सारा नशा उतारती हूँ। मयंक बेचारा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। तभी तीनों बहुएं अपनी अपनी थालियां लेकर उस पर टूट पड़ी। आंचल और आरती दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। ये लो मयंक, मेरे हाथ का बना शाही पराठा। इसे खाओगे तो दिन भर ताकत रहेगी। ये कचरा छोड़ो मयंक, ये लो मेरा बनाया सैंडविच। आज इसे खाओगे तो शाम को मेरे साथ शॉपिंग पर चलने की हिम्मत आएगी। अरे तुम लोग लड़ना बंद करोगी? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है यार। ऑफिस बाद में जाना, पहले ये बताओ कल रात तुम नीलम के कमरे में क्या कर रहे थे? मेरा नंबर था ना कल। वो नीलम की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बस पानी देने गया था। पानी देने गए थे अपनी पसंदीदा पत्नी के साथ गुफ्तगू करने? हमें क्या बेवकूफ समझा है? ये जो नीलम है ना, ये बड़ी चालाक है। मुंह में राम, बगल में छुरी। नेहा, ऐसी गंदी बातें मत करो। मयंक जी बस मदद कर रहे थे। मदद की बच्ची, तू तो चाहती यही है कि हम दोनों को किनारे लगा दे। कल मुही, अगर आइंदा मयंक के करीब दिखने की कोशिश की तो तेरे बाल नोचकर बाहर फेंक दूंगी। बस करो गरिमा, ये कैसी भाषा है? माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं बेटा, तूने तो 3-3 खुशियां एक साथ बटोरी है। अब ये पटाखे तो फूटेंगे ही। आरती, जरा पानी लाना, यहाँ तो आग लगी हुई है। शाम को मयंक जैसे ही घर लौटा, उसने देखा कि हॉल में सोफे के कुशन बिखरे पड़े हैं। नेहा और गरिमा एक दूसरे को गालियां दे रही थी और नीलम कोने में खड़ी कांप रही थी। महारानी गरिमा, तुमने मेरी नई साड़ी क्यों पहनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वार्डरोब को हाथ लगाने की? तेरी साड़ी? ये मयंक के पैसों की साड़ी है और मयंक पर मेरा हक सबसे पहले है। तू तो बस एक फालतू का अटैचमेंट है जो शादी के साथ फ्री मिला है। अच्छा, मैं फ्री मिली हूँ? तू तो वो बासी कड़ी है जिसे कोई कुत्ता भी ना पूछे। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत! रुक, अभी तुझे बताती हूँ। गरिमा ने नेहा के बाल पकड़ने की कोशिश की, तभी मयंक बीच में कूद पड़ा। बंद करो ये सर्कस। मैं तंग आ चुका हूँ यार तुम लोगों से। अरे घर है कि चिड़ियाघर? मयंक, देखो ना ये गरिमा दीदी मुझे कैसे बोल रही है। आप इन्हें डांटते क्यों नहीं? नहीं मयंक, तुम इसे छोड़ो। ये कल की आई लड़की मुझे बासी कड़ी बोल रही है। इसे घर से निकालो। छोड़ो मुझे। अरे मैं एक इंसान हूँ, कोई रस्सी नहीं हूँ जिसे तुम दोनों अपनी तरफ खींच रही हो। नीलम, तुम कम से कम कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं मयंक जी, जब भी मैं कुछ कहती हूँ ये दोनों मुझे मारने दौड़ती हैं। ये कहती है कि आप सिर्फ इनके हो। भैया, आपकी हालत तो उस धोबी के गधे जैसी हो गई है जो ना घर का रहा ना घाट का। एक पत्नी संभालना मुश्किल होता है, यहाँ तो त्रिदेवियां तांडव कर रही हैं। आरती की बात सुनकर मयंक गुस्से में अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन पीछे पीछे तीनों बहुएं मेरा हक चिल्लाते हुए भागने लगा। घर के बर्तन गिर रहे थे, गालियों का शोर था और मयंक की शांति का जनाजा निकल रहा था। बस करो तुम तीनों, क्या जान लोगी इसकी? ये एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। तुम तीनों को समझना होगा कि मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। 6 महीने बीत चुके थे। घर में तनाव वैसा ही था। मयंक अक्सर नेहा और गरिमा के गुस्से से बचने के लिए नीलम के पास शरण लेता था। इसी बीच खबर आई कि नीलम गर्भवती है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन गरिमा और नेहा के दिल में ईर्ष्या का आग धधक उठा। देखा नेहा, इस नीलम ने तो पासा ही पलट दिया। अब मयंक और माजी सिर्फ उसी के गुण गाएंगे। मेरे पास एक दवा है, जैसे ही वो रात को मयंक के कमरे में दूध लेकर जाएगी, हम उसमें वो मिला देंगे, बच्चा गिर जाएगा। रात के सन्नाटे में रसोई में नेहा ने नीलम के दूध के गिलास में चोरी छिपे दवा मिला दी। तभी मयंक पानी पीने के लिए नीचे आया और उसने अंधेरे में नेहा को कुछ मिलाते हुए देख लिया। जैसे ही नीलम दूध का गिलास लेकर कमरे की ओर बढ़ी, मयंक दौड़ कर आया और उसके हाथ से गिलास छीन कर गिरा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी ही बहन के बच्चे को मारना चाहती हो? क्या
ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो गरिमा, नेहा, तुम दोनों ने नीलम के दूध में बच्चा गिराने की दवाई मिलाई थी ना। तुम दोनों औरत नहीं हो, चुड़ैल हो, चुड़ैल। मैं आज ही तुम दोनों को तलाक देता हूं। आंचल और आरती भी शोर सुनकर आ गए। गरिमा और नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों रोने लगी और मयंक के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो मयंक, जलन में हमसे बड़ी भूल हो गई। हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? नहीं मयंक, इन्हें माफ कर दीजिए। ये मेरी बहनें हैं। अगर आप इन्हें सजा देंगे तो मुझे भी दुख होगा। आखिर ये बच्चा इनका भी तो हुआ। देखो बच्चों, परिवार लड़ाई से नहीं त्याग से बनता है। गरिमा, नेहा, अगर तुम मयंक को चाहते हो तो नीलम से नफरत करना छोड़ो, तभी ये घर स्वर्ग बनेगा। गरिमा और नेहा ने अपनी गलती मानी और नीलम के गले लगकर खूब रोई। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। मयंक ने धीरे धीरे तीनों को अपना लिया और तीनों पत्नियां एक दूसरे की सहेलियां बनकर रहने लगी। एक दिन रसोई घर में मर्दों का नाम। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की हल्की किरणें खिड़की से आ रही थी, लेकिन शर्मा परिवार के घर में सुबह की शुरुआत किसी मंदिर की घंटियों से नहीं, बल्कि मर्दों की चिल्लाहट से होती थी। ए सरला, मेरी शर्ट कहाँ रखी है? ऑफिस जाना है, देर हो रही है। मीना, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। अरे कल यहीं रखी थी। अरे तुम ही कहीं रखाई होगी। मम्मी, मेरा स्कूल बैग कहाँ है? और ये मोजे, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? मम्मी, दादी की दवा कहाँ रखी है? दादी बार बार बुला रही है। रसोई में सरला और मीना दोनों बुरी तरह से पसीना पोंछते हुए चूल्हे और गैस के बीच जूझ रही थी। अरे मीना, ये घर है या कोई ऑफिस कैंटीन? सुबह से नाश्ता बनाने की फुर्सत नहीं है और ऊपर से ये सब के सब अपने अपने आदेश सुना रहे हैं। दीदी, मैंने तो कल ही कहा था, एक दिन सब काम बंद करके इन्हें खुद करने देना चाहिए, तभी समझेंगे। लेकिन क्या करें, बच्चे भूखे रहेंगे तो दिल नहीं मानता। तभी बीच में सास दामिनी की खींच भरी आवाज आती है। अरे बहू, दवा का डिब्बा कहाँ रखा है? मेरी तो जान निकली जा रही है और तुम दोनों रसोई में आराम से खड़ी हो, यही काम चोरी है। सरला और मीना ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी, जैसे कहना चाह रही हो, देखा, शुरू हो गई। भानुदेव अपनी सफेद शर्ट पहने ड्राइंग रूम में आते हैं और बोलते हैं, सरला, ये क्या हाल है तुम्हारा? रोज रोज वही बहाना, खाना समय पर नहीं, चाय समय पर नहीं। अरे तुम्हें करना ही क्या है? दिन भर घर में आराम करना है। हम लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं, समझ में नहीं आता तुम्हें हैं? अरे कम से कम हम लोग को समय पर नाश्ता तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ सही कहा भैया, इन औरतों को ना बस गपशप करनी आती है और कुछ नहीं। काम का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है। घर में बैठी बैठी बस चाय पीना है और सीरियल देखना है। मीना का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, दिन भर बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को तैयार करना, माँ जी की देखभाल करना, ये सब क्या आराम है? लेकिन मर्दों के कानों में उसकी आवाज पड़ी ही नहीं थी। तभी दामिनी बीच में बोलती है, चुप कर मीना, तेरी सास हूँ मैं। घर के काम में क्या मेहनत है? हमारे जमाने में तो 10-10 बच्चे संभालते थे और खेत खलिहान का काम भी करते थे। 100 लोगों का खाना अकेले बनाया है मैंने। तुम दोनों तो नखरेबाज निकली। रसोई से आती खुशबू के बीच दोनों बहुएं आटा लगाते लगाते सोच रही थी, मीना, मुझे कभी कभी लगता है कि हम नौकरानी से भी बुरी हालत में हैं। कम से कम नौकरानी को तनख्वाह तो मिलती है, हमें तो ताने ही मिलते हैं। और ऊपर से ये लोग कहते हैं कि हम घर में कुछ करती ही नहीं। अरे जरा एक दिन उनसे कह दो कि कोई रसोई संभाले, तब पता चले। इतनी देर में आकाश भागता हुआ आता है। मम्मी जल्दी करो, बस आने वाली है। टिफिन पैक कर दिया क्या? सरला ने जल्दी से बैग में पराठे और अचार रखा। लो बेटा, अब भागो, ध्यान से पढ़ना। भोजन कक्ष में चारों मर्द बैठे हुए थे। देखो, सच कहूं तो मतलब हमारी पत्नियां जो है ना बहुत आलसी है। जरा सा नाश्ता बनाने में 2-2 घंटा लग जाता है। हाँ भैया, ऑफिस में तो लोग कहते हैं कि बीवी घर में राज करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो लगता है कि हम ही नौकर हैं। सुबह से बार बार आवाज लगानी पड़ती है हम लोगों को। बेटे भी हंसने लगते हैं। हाँ पापा, सच में मम्मी तो बस डांटने और काम टालने में नंबर 1 है। ये सुनकर सरला और मीना का खून खौल उठता है, लेकिन उन्होंने चुपचाप नाश्ते की थाली टेबल पर रख दी। भानु बेटा,
तुम सही कहते हो, ये दोनों बहुएं तो निकम्मी निकली। मैंने तो समझा था कि घर में बहुएं आएंगी तो चैन मिलेगा, लेकिन उल्टा सिर दर्द बढ़ गया। हाँ माँ, हमें तो लगता है जैसे हम पर कोई बोझ लाद दिया गया। इन दोनों को दिन भर झाड़ू पोछा और खाना बनाने के अलावा और आता क्या है? और वो भी ढंग से नहीं होता इनसे। ससुराल वालों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुओं की आत्मा अंदर से रो रही होती है। तभी दामिनी ने ऐलान किया, अब समय आ गया है कि हमारे पोते की शादी कर दी जाए। हाँ माँ, सही कह रही हो। वैसे भी दिनेश अब नौकरी करने लगा है, बहू आ जाएगी तो घर में और ज्यादा रौनक होगी। सही है। और हाँ, देखना बहू कामकाजी होनी चाहिए, घर के सारे काम अच्छे से संभाल सके और कोई काम चोर बिल्कुल ना हो। माँ जी, बहू तो इंसान है, मशीन नहीं। घर के सारे काम अकेले संभालना आसान नहीं होता। बस बस, अब तुम दोनों ही बहू ढूंढोगी तो अपनी जैसी निकम्मी को ले आओगी, इसीलिए बहू ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कुछ ही महीनों में रिश्ते तय हो जाते हैं। दिनेश की शादी चांदनी और अर्जुन की शादी निकिता से कर दी जाती है। शादी वाले दिन पूरा घर जगमगा रहा था। ढोल धमाकों और रोशनी के बीच नई बहुएं घर में आती हैं। दामिनी ने नए जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहुएं, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन याद रखना यहाँ आराम करने वालों की कोई जगह नहीं। काम में मन लगाना होगा। सरला और मीना चुपचाप खड़ी थी। उनके मन में ये ख्याल चल रहा था, क्या ये नई बहुएं भी वही सब झेलेंगी जो हम झेल रहे हैं? पहले ही दिन चांदनी और निकिता को सुबह सुबह रसोई में भेज दिया गया। अरे निकिता, चाय नाश्ता तैयार है कि नहीं? अरे मैं ऑफिस जाना है। जी बन रहा है, बस 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट? यही सब बहाने सुनने को मिलते हैं। तुम लोग बहू बनकर आई हो या मेहमान बनकर? ये तो वही हाल है जो हमारा था। दिन बीतते गए। बहुएं मेहनत से काम कर रही थी, सुबह से लेकर रात तक। निकिता, मैंने तो सोचा था कि ससुराल में सब साथ देंगे, लेकिन यहाँ तो दिन रात काम करने के बाद भी हमसे नाराज रहते हैं। हाँ दीदी, अगर नमक थोड़ा कम पड़ जाए तो भी सुनना पड़ता है, अगर रोटी थोड़ी मोटी हो जाए तो भी सुनना पड़ता है। सास दामिनी बीच बीच में ताना मार देती हैं। देखा बेटा, आज की लड़कियां सब कामचोर होती हैं। मैंने तो कहा ही था। कुछ दिनों बाद घर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। भानुदेव का जन्मदिन था और उनके ऑफिस के लोग घर पर बुलाए गए थे। सरला, मीना, चांदनी और निकिता चारों औरतें मिलकर सुबह से रसोई में जुट जाती हैं। पकवान, मिठाइयाँ, सब्जियां सब कुछ तैयार हो रहे थे। जब मेहमान आए तो सबने जमकर स्वागत किया, लेकिन तभी राजेंद्र ने सबके सामने ही ताना मार दिया, अरे वाह, इतना बड़ा कार्यक्रम है और खाना अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी बहुएं और उनकी सास तो बड़ी ही निकम्मी है। हाँ, ऑफिस में तो लोग पूछ रहे थे कि घर की बहुएं बड़ी लायक होंगी। क्या बताऊं उन्हें, चाय तक तो समय पे मिलता नहीं है। मेहमानों के सामने ये सुनकर चारों औरतों का दिल टूट गया। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने चुपचाप काम जारी रखा। मेहमानों के जाने के बाद रात में चारों औरतें बैठक में इकट्ठा हुई। बस अब बहुत हो गया, हमने सब सह लिया, लेकिन अब और नहीं। हाँ दीदी, अगर आज चुप रह गए तो ये लोग हमेशा हमें ताने देते रहेंगे। ये मर्द सोचते हैं कि घर का काम कोई काम ही नहीं। चलो इन्हें दिखाते हैं कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। हम सब एकजुट रहेंगे, अगर सब साथ देंगे तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे। चारों ने मिलकर ठान लिया कि कल से घर का कोई भी काम हम नहीं करेंगे। अगली सुबह जब मर्द नाश्ते के लिए बैठे तो टेबल खाली था। अरे ये क्या, चाय नहीं बनी, नाश्ता कहाँ है? आज से हम काम नहीं करेंगे। क्या मतलब, घर कैसे चलेगा फिर? आप लोग रोज कहते हो ना कि घर का काम कोई काम नहीं, तो ठीक है, आज से आप लोग खुद सब संभाल लो। हम देखना चाहते हैं कि कितना आसान है ये काम। भानुदेव और राजेंद्र हंसने लगे। अरे ये तो बच्चों का खेल है। अच्छा ठीक है, एक दिन का काम हम कर लेंगे, तब देखेंगे कि तुम लोग किस बात का रोना रोती हो। ठीक है ससुर जी, लेकिन याद रखिए अब पीछे मत हटना, पूरा दिन हर काम आपको ही करना होगा। मर्दों ने शान और अहंकार में शर्त मान ली। रविवार की सुबह थी। हमेशा की तरह घर के मर्द अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे थे और सोच रहे थे कि जैसे ही उठेंगे गर्मा गर्म चाय और नाश्ता टेबल पर मिलेगा। भानुदेव ने नींद में ही आवाज लगाई, सरला चाय बना दो जरा। मीना जल्दी उठकर अखबार ले आना।
लेकिन आश्चर्य, कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे भी चिल्लाने लगे, मम्मी दूध का गिलास कहाँ है? मम्मी मेरा नाश्ता तैयार है। सारे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक से दरवाजा खुला और आंगन में चारों महिलाएं सरला, मीना, चांदनी और निकिता स्पोर्ट्स शू और जिम वेयर में हाथ में पानी की बोतल लिए हुए हंसते बतियाते दाखिल होती हैं। अरे ये क्या, तुम सब सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? जिम में। आज से हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। और वैसे भी याद है ना, आपने शर्त मानी थी कि आज पूरा घर आप लोग संभालेंगे, तो अब काम शुरू कीजिए। अरे वो तो हमने मजाक में कहा था। नहीं पापा जी, मजाक नहीं। आप सब कहते हो ना कि घर का काम कोई काम नहीं, तो आप आज करके दिखाइए। मर्द आंगन में खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। ठीक है, सबसे पहले चाय बनाते हैं। दूध कहाँ से लाओगे? दूध वाला तो सुबह जा चुका है, अब तो तुम्हें खुद डेयरी से जाकर लाना होगा। ओह नो, इतनी दूर डेयरी तक जाना पड़ेगा? मीना हंसते हुए बोलती है। हाँ बेटा, रोज तुम्हारी माँ यही करती है। आकाश मजबूरी में दूध लेने के लिए बाहर चला गया। इधर अर्जुन को सब्जी मंडी भेजा गया। उसने बड़ी मुश्किल से थैला उठाया और निकल पड़ा। राजेंद्र और भानुदेव रसोई में घुसे। भानुदेव ने उबलते हुए पानी में चाय पत्ती डाली और राजेंद्र ने कहा, चीनी डालो। राजेंद्र ने जल्दी जल्दी से डिब्बा उठाया और 2 बड़े चम्मच डाल दिए। कुछ ही मिनटों बाद जब चाय बनी और कप में डाली गई तो दामिनी ने एक घूंट पीते ही थूक दिया। अरे राम, इसमें नमक डाल दिया है चीनी की जगह। सभी महिलाएं ठहाका मारकर हंस पड़ी। पापा जी, यही है वो आसान काम जो आप कहते थे। आकाश और अर्जुन वापस आए। थैलों में दूध और सब्जियां थी, लेकिन आधी सब्जियां कुचली हुई थी और दूध का आधा थैला बह चुका था। दिनेश ने आलू काटने की कोशिश की, चाकू से उसकी उंगली कट गई। अरे ये काम इतना मुश्किल क्यों है? भानुदेव रोटी बेलने लगे। आटे का गोला बेलन पर ऐसे चिपका कि रोटी गोल की जगह पे अजीब सी नक्शानुमा बन गई। सास दामिनी को जब नाश्ता परोसा गया तो जली हुई रोटी बिना नमक की सब्जी थी, जो उन्होंने एक कौर लेते ही थाली दूर हटा दी। धत तेरी की, ये खाने के योग्य है? बहुएं तो कम से कम ठीक ठाक बना लेती थी, तुम लोगों से तो नौकरानी भी बेहतर है। इस तरह से घर के सारे मर्द मिलकर पुलाव बनाने की कोशिश करने लगे, जो कि जल गई। वाह पापा जी, यही तो है आपका शानदार खाना। इसे खाकर तो डॉक्टर को सीधे बुलाना पड़ेगा। इस तरह सुबह से रात हो गई। जहां खाने में मर्दों ने सोचा था कि सब्जी तल लेते हैं, तेल गर्म हो गया, लेकिन उन्होंने गलती से उसमें पानी डाल दिया। तेल उछलकर पूरे चूल्हे पर फैल गया और कढ़ाई से धुआं और आग उठने लगी। सब घबरा गए। बहुएं दौड़कर आई और बर्तन ढककर आग बुझाने लगी। घर के मर्दों की हालत देखकर सभी हंसी से लोटपोट हो गए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद मर्द थक कर सोफे पर गिर गए। उनके कपड़े गंदे थे, हाथ पसीने और आटे से सने थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। भानुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, देवियों माफ कर दो, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि काम जो है घर का इतना कठिन होता है। हाँ, हमसे गलती हुई है। हमने सोचा था कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन आज समझ में आया कि ये घर संभालना किसी बच्चे खेल नहीं है। मम्मी, अब कभी भी आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप कामचोर हैं। सबकी नजरें दामिनी पर आ गई। बहू, मैं भी गलत थी। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया। आज मान गई कि घर संभालना कला है। तुम सब हमारी ताकत हो। उस दिन के बाद से शर्मा परिवार में माहौल बदल गया। मर्दों ने घर के काम की कद्र करनी शुरू कर दी और महिलाओं को अब ताने नहीं मिलते थे, बल्कि सम्मान और सहयोग मिलता था। और उस परिवार की बहुएं जब भी एक दूसरे को देखती तो मुस्कुरा कर कहती, याद है वो दिन जब मर्दों ने रसोई संभाली थी?